भाग 2 आ गई। और इसमें जो अध्याय 9 है, ठोसों के यांत्रिक गुण, ये किताब जो दूसरा भाग है ये बहुत ही बढ़िया, ये आपको पसंद आएगी। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है और वार्षिक परीक्षाओं में पास होने के लिए इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात मैंने कही कि इसमें झंझट नहीं है, इसका मतलब इसमें जो सूत्र हैं उनको लगाना सरल है। सूत्र इसके खास चीज़ों पर, खास सवालों पर जो उनके आधार पर बने होते हैं उसी पर लागू होते हैं। ये ऐसे नहीं होता जैसे गति के समीकरण कहाँ लगेंगे उनको हमें देखना पड़ता है। न्यूटन के गति के नियम या बल या गति के नियम, घूर्णन गति या ये सारी चीज़ें हैं, या फिर कार्य ऊर्जा वगैरह के प्रमेय कहाँ लगेंगे हमें, ये भी वहाँ पर क्या है कि जो पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक में हमें विचार करना पड़ता है और एक निर्णायक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, एक ज़बरदस्त निर्णायक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहली किताब मुश्किल मानी जाती है। जो लोग पहली किताब को अच्छे से कर लेते हैं उनके लिए दूसरी किताब या 12वीं कक्षाओं के भौतिक बहुत ही आसान हो जाते हैं। जिन किताबों की जिन बच्चों की मतलब पहली जो पुस्तक है यांत्रिकी जिसे कहते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, वो खराब रहती है, वो बच्चे फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक, तो इसलिए महत्वपूर्ण तो पहली ही किताब है, महत्वपूर्ण तो इसका पहला ही भाग है जिसमें 8 चैप्टर हैं, गुरुत्वाकर्षण तक है। ये किताब देखने में भी आप देखेंगे कि ये किताब देखने में भी थोड़ी पतली है। ठीक, चलिए खैर अध्याय 9 पे आते हैं, शुरू करते हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण। चलिए, अब यांत्रिक गुण से क्या मतलब होता है, यांत्रिक गुण। ठीक, यांत्रिक गुण से मतलब होता है कि जो ठोस है वह यांत्रिक ऊर्जा की साझेदारी किस प्रकार करता है, यांत्रिक ऊर्जा का संचय किस प्रकार करता है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार करता है। तो 3 बातें आ गई। यांत्रिक गुण से मतलब यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा में 3 बातें आ गई। ऊर्जा की साझेदारी कैसे करता है, दूसरी बात आ गई ऊर्जा का संरक्षण कैसे करता है, तीसरी बात आ गई ठीक ऊर्जा का जो परिवर्तन है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें कैसे करता है, और या फिर ये कहें कि ऊर्जा का नुकसान कैसे करता है। ठीक, यानी ऊर्जा की हानि करता है तो कैसे करता है। तो यहां पर जो आधार है मुख्य रूप से वह है 2 तरह की ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा में 2 तरह की ऊर्जा है। एक है स्थितिज ऊर्जा जो हम पढ़ते हैं, और एक है तुम जानते हो गतिज ऊर्जा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा यानी ठोसों में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कहाँ होगी, कैसे होगी, तो ये लिख देते हैं परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच लगे बलों के कारण। ठीक, अब गतिज ऊर्जा कहाँ होती है, परमाणुओं अथवा अणुओं की गतिज ऊर्जा। मुख्यतः कौन सी गतिज ऊर्जा इसमें काम आती है, कंपन की गतिज ऊर्जा, कंपन की, कंपन है ना,
ऐसे लिख देते हैं, कंपन की गतिज ऊर्जा। ये आ गया, देखिए ऐसे, यानी परमाणुओं और अणुओं के जो कंपन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा किस कारण होती है? परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच लगे बलों के कारण होती है। ठीक, तो आधार क्या है यांत्रिक ऊर्जा का? यहाँ पर आधार क्या है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का आधार अणु और परमाणु पर है। किसी पदार्थ के अंदर, किसी वस्तु के अंदर जो अणु और परमाणु हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा और उनकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में परमाणु या अणु चलते नहीं हैं बल्कि कंपन करते हैं, तो कंपन की ये ऊर्जा। ठीक, आप समझ रहे होंगे कि जो ऊर्जा है कंपन की ऊर्जा, इसकी हिस्सेदारी कम है, इसकी हिस्सेदारी कम है, ज़्यादातर जो हिस्सेदारी है वो स्थितिज ऊर्जा की है। इसके बाद ऊर्जा की साझेदारी हो गई, ऊर्जा का संरक्षण हो गया, ऊर्जा की हानि होगी, ठोसों के यांत्रिक गुण। ऊर्जा की हानि होगी तो कैसे होगी? अब जहां तक ठोसों के यांत्रिक गुण की बात है तो क्या क्या इसमें पढ़ना है? इसमें हमें दो बातें पढ़नी है। एक होगी प्रत्यास्थता एवं अप्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है, अप्रत्यास्थता क्या है? ठीक, अब प्रत्यास्थता अप्रत्यास्थता में कुछ नहीं बनेगा। प्रत्यास्थता में हम ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे। ऊर्जा संरक्षण यानी प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ पर अगर कोई बल लगा दिया जाए तो उसमें ऊर्जा जमा हो जाती है, संचित हो जाती है और वापस बल हटा लेने पर वह ऊर्जा हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। इसी गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। इसकी परिभाषा मैं लिख के दूंगा आपको, अभी तो मैंने ऐसा ही बता दिया। ऊर्जा संरक्षण का मतलब अगर किसी पदार्थ पर बल लगा दें और उसे जैसे किसी स्प्रिंग को खींच लें तो स्प्रिंग में ऊर्जा का संचय हो जाता है। स्प्रिंग में ऊर्जा का संचय होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के या परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। जब हम वह बल हटाते हैं तो वह स्प्रिंग उस ऊर्जा को पुनः हमें वापस कर देता है। तो यह गुण जो होता है इसे कहते हैं प्रत्यास्थता। यानी प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा के फलन के परिणाम स्वरूप है। प्रत्यास्थता का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा का फलन है, स्थितिज ऊर्जा की निर्भरता है दो परमाणुओं या अणुओं के मध्य। ठीक, तो ये जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रत्यास्थता पर आधारित कुछ नियम हैं, वो नियम बनाएंगे। ठीक, इसमें नियम है हुक का नियम, इसे कहते हैं हुक्स, अंग्रेजी में लॉ। ठीक, हुक्स लॉ पर आधारित हम इस नियम को लगा देंगे ठोसों पर। ठीक, इसी को लगा देंगे द्रवों पर। ठीक, और इसी को लगा देंगे जो है ठोसों के आयतन पर, द्रवों के आयतन पर, या ठोसों को बेंड करने में, टेढ़ा करने में, इसे बोलते हैं ऐंठन, ऐठा मारने में। ठीक, इसी प्रकार फिर ये धीरे धीरे यह अध्याय आंकिक प्रश्नों की तरफ पहुंचेगा। फिर जहां पर जो आंकिक सवाल होगा उसे हल कर देंगे और एनसीईआरटी के सवाल हल कर लेंगे। कुल मिलाकर इतना चैप्टर है। ठीक, ये बातें इसमें आएंगी। अब ये सब हुई मोटी मोटी जानकारी कि भाई चैप्टर के अंदर क्या है। अब शुरू करते हैं भूमिका। पहली बात लेते हैं भूमिका में पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा है। अब ये देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, समझना ज़्यादा पड़ेगा, सोचना ज़्यादा पड़ेगा। भूमिका। ठीक, वीडियो लेक्चर के आधार पर नोट्स बनाएं, लिखते चलें अपनी कॉपी में, अच्छी बात है। वैसे आपने वीडियो के साथ में, जहां आपका वीडियो होता है उसके साथ में ही नीचे दाईं तरफ एक
पीडीएफ लगा होता है, पीडीएफ नोट्स, उस पर बटन दबाएं, उस नोट्स को जरूर पढ़ लें। ठीक, लेक्चर करने के बाद वो नोट्स पढ़ना होता है। उस नोट्स में थ्योरी होती है, फार्मूला ड्राइव किया वो होता है, एक भाषा होती है। भाषा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के आधार पर होती है। उसमें आंकिक प्रश्न होते हैं, आंकिक प्रश्नों का पूरा हल उसमें होता है। हर लेक्चर के साथ उसी वीडियो लेक्चर पर आधारित वह नोट्स होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं भूमिका। भूमिका में क्या कहा गया जरा पाठ्य पुस्तक में देखते हैं पढ़ के। बस 2 मिनट 3 मिनट की बात है, भूमिका को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, अध्याय 7 में हमने पिंडों के घूर्णन के बारे में पढ़ा और समझा कि किसी पिंड की गति इस बात पर कैसे निर्भर करती है कि पिंड के अंदर द्रव्यमान किस प्रकार वितरित है, यानी किसी भी पिंड के अंदर द्रव्यमान किस प्रकार फैला हुआ है, इस पर निर्भर करता है वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण पर पिंड की घूर्णन गति कैसे निर्भर करती है, यानी उस पर कोणीय संवेग या घूर्णन गति ऊर्जा या उस पर लगने वाला बल का आघूर्ण किस प्रकार निर्भर करता है, यह हमने अध्याय नंबर 7 में पढ़ा। हमने अपने अध्ययन में को केवल दृढ़ पिंडों की सरल स्थितियों तक ही सीमित रखा था। साधारणतया दृढ़ पिंड का अर्थ होता है कि एक ऐसा कठोर ठोस पदार्थ जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो। दृढ़ पिंड यानी मजबूत कोई पिंड जिसका निश्चित आकार हो, आकृति हो। परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित या बंकित किया जा सकता है। तनित यानी उन्हें ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है। संपीड़ित यानी उनको दबाया जा सकता है। बंकित यानी उन्हें बैंड किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। ठीक, ऐंठा मारना, बंकन का मतलब है ऐंठना। देखिए मैं यहाँ चीज लिखूंगा एक, बंकित करना या बंकन, इसका मतलब होता है ऐंठा मारना या ऐंठन, इसका मतलब होता है ऐंठन। ऐंठना समझ रहे होंगे आप, ठीक है। परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित अथवा बंकित किया जा सकता है, यहां तक कि किसी काफी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बाह्य बल लगाकर विरूपित किया जा सकता है। विरूपित मतलब जो उसका पुराना रूप है उससे दूसरा रूप बनाया जा सकता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि ठोस पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि जो ठोस पिंड होते हैं वह भी पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होते, उनको भी, उनकी आकृति को भी बदला जा सकता है। किसी ठोस की एक निश्चित आकृति तथा आकार होता है। किसी पिंड की आकृति अथवा आकार को बदलने या विरूपित करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को धीरे धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी स्प्रिंग को खींच के उसकी लंबाई बढ़ा लेते हैं। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दें तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेगी। किसी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यापित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है, तथा उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। अब यहां हम लिख देते हैं प्रत्यास्थता की परिभाषा। ये परिभाषा जो है आपको याद करनी है, यह आपकी परीक्षाओं में बड़ी पूछी जाती है। चलिए लिखते हैं प्रत्यास्थता की परिभाषा। परिभाषा प्रत्यास्थता। किसी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर
प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता कहलाता है तथा उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्थ विरूपण कहलाता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है प्रत्यास्थ विरूपण। प्रत्यास्थ विरूपण क्या है? ठीक, यानी रूप बदलना, आकृति आकार बदलने का सिर्फ वही उतना ही भाग, ठीक, या उतना ही